हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से अवेलेबल हुए हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, जिसमें अब इस चैप्टर को हम इस वीडियो के बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न लगाएंगे। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वीडियो का वो है हुंड का नियम, हुंड्स रूल, जिसको आप हुंड का अधिकतम बाहुलता के नियम से भी जानते हैं, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। ठीक है। और इसके बाद हम इसी वीडियो में कवर करेंगे पाउली का अपवर्जन लॉ, एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। तो दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संबंध में, उनके उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के संबंध में, और किसी ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये पाउली अपवर्जन से जो हमें जानकारी मिलता है। तो दोनों जो आज हमारा टॉपिक है इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं हुंड का अधिकतम बाहुलता का नियम, जिसमें कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे न दिया जाए, अर्थात जब तक युग्मन नहीं होगा जब तक रिक्त कक्षक उपलब्ध हों। आप देख लीजिए बोर्ड में लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब समान ऊर्जा के रिक्त परमाणु कक्षक उपलब्ध न हो, है ना। अगर उपलब्ध नहीं है उसके बाद जो है पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों का शुरू हो जाएगा, है ना। अगर कोई ऑर्बिटल रिक्त पड़ा है उस इक्वल एनर्जी का, तब तक इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग उस उपकोष में नहीं होगा। तो अब हम इसको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ एलिमेंट्स का सहारा लेकर हम देखते हैं। तो ये आपको जो परिभाषा है, जो नियम है हुंड का, ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप 2 लाइन में याद रखने का प्रयास करें कि हुंड के नियमानुसार किसी भी परमाणु कक्षक में जो समान ऊर्जा के हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, पेयरिंग तब तक नहीं होता है जब तक समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न दे दिया जाए। इस प्रकार के समान ऊर्जा के कक्षकों को समभ्रंश कक्षक या डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। जब आप अपना टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो ये शब्दावली आपको मिलेगा। ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसके एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणुओं की संरचना के आधार पर परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण और उपकोषों में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो सब को देखेंगे। तो हुंड के नियम को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है। तो देखिएगा, गौर से देखते जाइएगा। इधर को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोनों को ले लीजिएगा, पाउली अपवर्जन रूल और हुंड के नियम का, क्योंकि इसके डिलीट करने के बाद लगातार हम समझाएंगे आपको इसको। तो आप ले लिए हैं स्क्रीनशॉट। तो देखिएगा हुंड के नियम को देखिएगा, बस परिभाषा को आप दिमाग में रखे रखिए कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक समान ऊर्जा वाले अर्थात समभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच न जाए, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा, बहुत सारा आपको यहाँ से सूचनाएं प्राप्त होगी। तो देखिएगा गौर से, है ना। देखिएगा सबसे पहले हम बेरिलियम का बात करते हैं। तो बेरिलियम का जो आप एटॉमिक नंबर है इसको जानते हैं 4 होता है। जब इसका और इधर से लिखते हैं ताकि और भी कुछ जानकारी हम लिख सकें। आप देख पा रहे हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो जब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 यही होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका 2p उपकोष जो है खाली है। ठीक है। तो इसका जब आप बनाएंगे 1s कक्षक को, तो ये देखिएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 2s में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p जो इसका है खाली पड़ा हुआ है ना। इस समान ऊर्जा के कक्षक, जैसे मान लीजिए px है, py है, pz है। ठीक है। सुविधा के अनुसार हम किसी एक को px मान लेते हैं, py मान लेते हैं, pz मान ले रहे हैं। तो यहाँ पास इस समान ऊर्जा के कक्षकों को ही समभ्रंश कक्षक या डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। जैसा ही बोरान की ओर आते हैं तो बोरान का जो एटॉमिक नंबर है उसको आप जानते हैं कि 5 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और इस बार क्या हो जाएगा 2p1 आएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1s में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 है। एक कक्षक में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। 2s में भी आप देखेंगे तो कुछ व्यवस्था हमारी वैसा ही है।
2p में इस बार इलेक्ट्रॉन आने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास जो है 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, जिसको px के नाम से आप जानते हैं। दूसरा देखिएगा कि दूसरा जो है अगला परमाणु जो है कार्बन को हम लेते हैं। तो कार्बन का जो है यहाँ पास एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 और इस बार क्या आ जाता है 2p2। तो 2p2 आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पास जो आप कंडीशन बनने जा रहा है कि 1s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ है, यहाँ 2 है। 2s में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है। अब देखिएगा यहीं से असली खेल शुरू होता है, ठीक है। असली खेल क्या शुरू हो रहा है देखिएगा, यही पास से हुंड के नियम को आप बड़े आसानी से समझेंगे कि अब जो मान लीजिए कि यहाँ तो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने बोरान में देखा। अब कार्बन का छठवां इलेक्ट्रॉन आना है तो छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्या यहाँ जाएगा? अगर यहाँ जा रहा है तो हुंड का जो बताया हुआ नियम है वो तो फेल हो गया, क्योंकि हुंड बोल रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब तक रिक्त कक्षक अवेलेबल ना हो। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि रिक्त कक्षक अवेलेबल है, उपलब्ध है, अर्थात युग्मन तभी होगा, दूसरे शब्दों में जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न चले जाएं। तो यहाँ पास आ जाएगा इसका छठवां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कार्बन के संबंध में आप देखेंगे तो आपका जो बुक है, हर बुक में नहीं दिया है, जैसे एनसीईआरटी का जो बुक को मैंने अध्ययन किया है, हिंदी माध्यम का है, उस बुक में मैंने देखा कि जो उदाहरण है वो नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वहाँ जो हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो पुस्तक पढ़ा है, जो उसमें मैंने कार्बन का उदाहरण देखा जिसमें चक्रण संख्या को मतलब बताता है कि चक्रण संख्या जिसका अधिक होता है उसका एनर्जी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसी रूप में रहेगा। और उसमें जो उदाहरण दिया है कार्बन के संबंध में दिया है। तो कार्बन के संबंध में क्या दिया है देखिएगा, यहाँ पास मैं एक अंडरलाइन कर देता हूँ कि थोड़ा सा अलग व्यवस्था बताने जा रहा हूँ कि कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें जो है 2 व्यवस्थाएं संभव है, 3 व्यवस्थाएं संभव है, ठीक है। कि आप इसका जो मतलब ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉनों को आप 3 प्रकार से भर सकते हैं। पहला तो खुद हो गया कि ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कैसे बोल रहा है कि अगर 1s में इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये 1 2, ठीक है, और 2s में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2p में जो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरे थे, यहाँ पास आप देखेंगे एक कंडीशन को, तो इसमें जो है एक क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। दूसरा बोल रहा है कि हो सकता है कि एक क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज हो। तीसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि संभव है, ये बी कंडीशन हो गया, ठीक है। सी कंडीशन में बोल रहा है कार्बन के लिए, कार्बन का ही उदाहरण उस पुस्तक में दिया है ऐसे, ठीक है। इसमें देखिएगा ये हो गया, और यहाँ पास बोल रहा है कि तीसरा कंडीशन में संभव हो कि कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है। यहाँ पास से वो चक्रण संख्या को निकालता है। चक्रण संख्या को पहले के लिए क्या निकालता है देखिएगा, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, +½ है, बढ़िया से लिख देता हूँ, +½ है। इसका भी स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। तो इसका तो एलसीएम 2 ही रहेगा और 1 1 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 2। तो इसका जो स्पिन संख्या है, चक्रण संख्या 1 है। बी वाला का बोलता है कि चक्रण संख्या, इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है, चक्रण क्वांटम संख्या है, वो क्या है, +1/2 है। और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है, -1/2 है। तो यहाँ पास ये तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। समान राशि में समान राशि को घटाया जा रहा है, ये बी के लिए है। फिर बोला जा रहा है कि इसके लिए संभव है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, +1/2 है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 है, तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि सी कंडीशन में ये आ रहा है, ये बोला जा रहा है इसमें कि जिसका मान ज़्यादा है, मतलब चक्रण संख्या ज़्यादा आया है, वो ज़्यादा स्थायी होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। अर्थात ऊर्जा के क्रम को हम लिखेंगे तो ऊर्जा का क्रम होगा कि सबसे कम ऊर्जा ए की, फिर बी की, और सबसे अधिक ऊर्जा सी की। अब हमारे जो विचारशील बच्चे हैं ये सोचते हैं कि सर बी कंडीशन में भी जो चक्रण संख्या है, स्पिन संख्या है, वो भी शून्य है और सी में भी शून्य है, तो दोनों में से इसकी ऊर्जा जो है सी के तुलना में कम क्यों है। तो यहाँ पास आप देखिएगा कि भले ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल में अवेलेबल है। लेकिन सी कंडीशन में देखेंगे तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिटल में है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होने लगता है, जिससे इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाता है।
तो जो ऊर्जा सबसे कम है उसी विन्यास को प्राप्त करता है परमाणु। तो सबसे कम ऊर्जा एक कंडीशन की है, अतः ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है बी और सी के तुलना में। ठीक है, ये उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इसको आप समझ लिए हैं। आगे देखिए, आगे गौर से देखिए कि अब जो है हम बात कर लिए कार्बन का, हम बात कर लिए बोरान का, हम बात कर लिए बेरिलियम का। अब हम बात करके देखते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 7 होता है, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्था देखेंगे 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही। उसके बाद देखिएगा यहाँ पास 2p में आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6वां इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। जैसा ही आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन में जाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 और क्या आता है 2p4 आता है। जब 2p4 आता है तो व्यवस्थाएं वही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए असली मैजिक यहाँ है, जो डेफिनेशन को पूरा पूरा सही करता है कि इलेक्ट्रॉन के जो समान ऊर्जा के जितने कक्षक थे उसमें अब कोई भी रिक्त कक्षक अवेलेबल नहीं है ना। अब यहाँ पर कोई भी रिक्त ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, अतः अब जो है इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग युग्मन होना शुरू हो जाएगा। ये जो था नाइट्रोजन का व्यवस्था था, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन आएगा अब यहाँ आएगा। ठीक है, ये बात को समझ गए है ना। अब आप यहाँ पास देखेंगे कि आप फ्लोरीन का करते हैं, कर ही देते हैं, 2-3 ठोका कर देते हैं, याद रहेगा इसके माध्यम से। जब फ्लोरीन का करते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 और क्या हो जाता है 2p5 हो जाता है। इसका जब व्यवस्था को बनाएंगे हुंड के नियम के अनुसार तो ये हो गया, और यहाँ पास आपका हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं, चलिए देख लीजिए, गौर से देखते जाइएगा। यहाँ पास भी क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पास देखिएगा यहाँ पास से युग्मन शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये 5वां इलेक्ट्रॉन था, 6वां था, 7वां था, 8वां था, और ये क्या हो गया 9वां हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण इसके नीचे लिख देता हूँ तो ज़्यादा आसानी से और आप भी समझ जाएंगे। अगला जो उदाहरण है वो है नियॉन का। नियॉन का मैंने उदाहरण ले लिया। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। तो यहाँ का जब व्यवस्था आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन समझ पा रहे हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन समझ पा रहे हैं, 2p6 में इस बार 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, एक उदाहरण और इसमें लेते हैं ताकि एक और जो कॉन्सेप्ट है आपको बताया जा सके, वो हम लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो यहाँ पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इस बार आगे आ जाएगा 3s1। तो यहाँ पास को व्यवस्था देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पास का आप व्यवस्था देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पास का आप व्यवस्था देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पास आएगा आपका नया ऑर्बिटल 3s जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ऊपर वाला को एक ठोको मैं डिलीट कर देता हूँ बेरिलियम को, क्योंकि आप जो समझ, चलिए लिख देता हूँ, यहाँ पास लिख के देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास देखिएगा कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये हो गया नियान का पार्ट, उसके बाद ये क्या हो गया 3s1। तो नियान तक के एरिया के जो जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन जो नई अवधारणा के अनुसार, नए कॉन्सेप्ट के अनुसार भरे हुए हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है क्रोड इलेक्ट्रॉन, और इसको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये s ब्लॉक और p ब्लॉक के लिए ही है कि उपांत्य कोष के जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनको बोला जाता है क्रोड इलेक्ट्रॉन, और जो अंतिम कोष में भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्रोड इलेक्ट्रॉन एवं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन s और p ब्लॉक के लिए ये है। d और f में जाएंगे तो अंतिम कोष और उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। जैसे कि आप स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 4s2 3d1, तो 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी होते हैं और 3d के भी होते हैं।
लेकिन एस और पी ब्लॉक के मध्य एस और पी ब्लॉक के संबंध में है कि अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन उससे पहले के इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं ऑर्बिटल्स में उनको बोला जाता है, कोष में जो भरे हुए हैं उनको बोला जाता है क्रोड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो आप बड़े अच्छे से ऑफ-बाउ नियम को जाने, ऑफ-बाउ नियम के माध्यम से आप चक्रण संख्या के कॉन्सेप्ट को जाने, आप क्रोड इलेक्ट्रॉन के संबंध के बारे में जाने और संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के नियम के बारे में आप जाने। तो ये है हुंड का नियम जो टोटली आप समझ चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं जो हम हुंड के संबंध में एक्टिविटी किए हैं, क्योंकि आगे अब हमको पढ़ना है पाउली अपवर्जन रूल्स, है ना। देखिएगा बोर्ड पर आप नजरें बनाए रखिएगा, सारा आपका जो प्रॉब्लम है वो सभी खत्म हो जाएंगे। बस आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, सारे सवालों का जवाब है प्रैक्टिस। तो देखिए जो दूसरा हमारा टॉपिक था इस वीडियो का, वो टॉपिक था पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलिस एक्सक्लूशन रूल, है ना। क्या बोला जा रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है यदि मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या अगर समान हो तो ये तय है कि चक्रण क्वांटम संख्या जो है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो अलग ही होगा। अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर के अलग होना इस बात को प्रमाणित कर देता है कि एक कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे गौर से देखिएगा। इस प्रश्न को ज़्यादा अच्छा से हम कब समझते हैं, जब इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छा से हम कब समझेंगे जब किसी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के मान को हम लिखेंगे। तो चलिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, नाइट्रोजन ही ले लेता हूँ। तो नाइट्रोजन के 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, क्वांटम संख्याओं का मान, गौर से देखिएगा संख्याओं का मान। तो सबसे पहले आप तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो चलिए हमने कर दिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और क्या हो जाता है 2p3। मुख्य क्वांटम संख्या है n, द्विगंशी क्वांटम संख्या है l, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है m और स्पिन क्वांटम संख्या है s। ठीक है, तो आप यहाँ पास देखें गौर से कि पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है, तीसरा और चौथा 2s ऑर्बिटल में है और पांचवा से सातवां इलेक्ट्रॉन किसमें है 2p ऑर्बिटल में। यही है, कौन से इलेक्ट्रॉन को पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन के 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पांचवा से सातवां है तो 6वां यही होगा। तो देखिएगा गौर से, दूसरा कोष में है, ये तो नंबर ऑफ कोष ही बताता है ना सेल। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा 2। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है डिपेंड करता है n पर, जिसका मान 0 से n-1 तक होता है। तो आप देख रहे हैं कि 0 से n का वैल्यू आपने कितना निकाला है 2 निकाला है, तो 2 - 1 मतलब 1। तो 0 से क्या आ रहा है 0 से 1 आ रहा है। तो 0 तो s को डिनोट करता है और 1 p को डिनोट करता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हुआ। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, इसको आप पढ़ के आए हैं कि m का मान जो है डिपेंड करता है द्विगंशी क्वांटम संख्या अर्थात एजीमुथल क्वांटम संख्या। इधर को डिलीट कर देता हूं ताकि और भी चीज हमको लिखने में सहूलियत मिले। ठीक है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो डिपेंड करता है द्विगंशी क्वांटम संख्या पर, अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, जिसका मान -l से 0 सहित +l तक होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि m का मान क्या है, यहाँ पास l का मान क्या है -1, -l मतलब -1 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 सहित, तो 0 और l के जगह 1 है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पास आपका क्या है 2p ऑर्बिटल है, 2p उपकोष है ना। तो यहाँ पास आप देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पास क्या है 6वां इलेक्ट्रॉन है। आपको 6वें इलेक्ट्रॉन को ही खोजा जा रहा है ना। तो 6वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पास है, p उपकोष के कौन से ऑर्बिटल में है 0 ऑर्बिटल में है।
तो इसका यहाँ पास मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो तय है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, है ना। आप देखें ना यहाँ पास गौर से, आप देखें कि ये 5वां इलेक्ट्रॉन था, ये 6वां, ये 0 में था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। ये किस इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है, 6th नंबर के इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर बात किया जाए 7th नंबर के इलेक्ट्रॉन का, किसके बात किया जाए, 7th नंबर के इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए, तो 7th नंबर का बात करेंगे तो 5वां से 7वां यही है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2 ही होगा। पी के लिए द्विगंशिक क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, वही होगा। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या देखिए कहाँ है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या फिर से हम वही देखेंगे कि m का मान डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, l पर, -l से 0 सहित +l तक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1, 0 सहित क्या हो जाएगा, +1 तक। तो ये हो गया आपका p उपकोष हो गया, ये -1 ऑर्बिटल है, ये 0 ऑर्बिटल है, ये +1 ऑर्बिटल है, इसको आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पास आप देखिए 7वां इलेक्ट्रॉन, तो 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ, 6वां यहाँ और 7वां यहाँ हो गया। तो 7वां का मान क्या आ जा रहा है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान क्या आ जा रहा है, +1 आ जा रहा है। और यहाँ पास स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या आ जा रहा है, +12 आ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी चारों क्वांटम संख्याओं की मान समान नहीं है। आप गौर से देखेंगे कि दोनों का 6th इलेक्ट्रॉन और 7th इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 और इलेक्ट्रॉन नंबर 7 के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है सेम है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है सेम है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेम है। लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 6th इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है और 7th इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, ये बराबर नहीं है ना, कि 3 मुख्य क्वांटम संख्या अगर बराबर है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा कि चौथा क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण ले ले, है ना, एक और उदाहरण ले लेते हैं तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ले लिए हैं, आगे देखिए, आगे गौर से देखिए, हम स्थिति को थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा कंडीशन को बदल ले रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को और लगाना सीख जाए। यहाँ पास हम कर दे रहे हैं नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन, और यहाँ पास हम कर दे रहे हैं 5वां इलेक्ट्रॉन एक बार और एक बार 8वां इलेक्ट्रॉन के लिए। एक बार हम निकालेंगे 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए और एक बार हम निकालेंगे 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो देखिएगा हमारा प्रक्रिया वही है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं 1s2 2s2 और इस बार क्या हो जाएगा 2p4। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशिक क्वांटम संख्या l, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या m और स्पिन क्वांटम नंबर s। पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तीसरा और चौथा दिख रहा है, 5वां से कहाँ तक जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 2 2 4 और 8, 5 6 7 8, तो 5वां से 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो कौन सा पहले पूछा जा रहा है, 5वां इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 हो गया। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना आ रहा है, 2। पी सब सेल है तो जो इसका द्विगंशिक क्वांटम संख्या एल का मान होता है 1, क्योंकि एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, तो यहाँ पास इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब पुनः वही बात करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या डिपेंड किस पर करता है, एल पर, तो क्या हो जाएगा -1 से -l से +l तक, तो l का मान ही 1 आया है तो -1 0 और क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पास आप गौर से देखिएगा, ये देखिए, तो 5वां इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पहले में ही आएगा -1 ऑर्बिटल में, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा -1, और ये एक ही है और पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा +12, तो यहाँ पास क्या हो गया +12। ये किस इलेक्ट्रॉन के लिए है, 5th इलेक्ट्रॉन के लिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 जो है 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, तो 8वां इलेक्ट्रॉन भी दूसरा ही कोष में है, तो दूसरा ही कोष में है तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा 2, द्विगंशी के लिए p का मान होता है 1। अब देखिए m का मान डिपेंड किस पर करता है, m का मान डिपेंड करता है l पर, -l से 0 सहित +l तक, तो -1 से 0 सहित +1 तक, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए हैं, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ, 5वां इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये 6वां हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन पुनः क्या में आएगा -1 में। तो इस बार भी जो इसका क्वांटम संख्या है -1,
लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा -12। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास गौर से देखिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, ड्यूगेंसी क्वांटम नंबर सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, अलग हो गया। एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। यही चीज बताता है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने हुंड के नियम को बहुत अच्छे से पढ़ा और पॉली अपवर्जेंस लॉ को हमने देखा। तो अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिएगा। आपके सुझाव और आपके प्रॉब्लम दोनों का हमें इंतजार रहता है। अगर ये वीडियो आपके काम के हैं तो जरूर अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।